हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजर से देखा जाए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने जा रहा है। चाहे आप कोई भी कंपैरेटिव लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या कमांड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो, या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल या कॉलेज स्तर के छात्र हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से, विशेषकर अपने छात्रों से यह नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो के स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो है प्रार्थना समाज। देखिए, प्रार्थना शब्द का अर्थ ही होता है विनती करना। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना से पहले आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दूसरी तरफ देखा जाए आपका जो प्रार्थना समाज जो है, तो प्रार्थना समाज की नींव पर ही आपका महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से सन 1867 ईस्वी में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। 1867 ईस्वी में देखिए, ऐसा माना जाता है कि केशव चंद्र सेन जो कि आपका ब्रह्म समाज का ही एक एक्टिव सदस्य थे, लेकिन जैसे कि ब्रह्म समाज का कई उद्देश्य था, जिसमें आपका एक उद्देश्य ये भी था कि बाल्य विवाह पर रोक लगाना और सती प्रथा पर रोक लगाना, तो वो तो था ही, वो मूल था। लेकिन एक और उद्देश्य था कि बाल विवाह पर रोक लगाना। ऐसा माना जाता है कि केशव चंद्र सेन अपने ही बेटी का विवाह कम उम्र में कर देते हैं, जिससे राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन इन दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाता है और मतभेद के पश्चात वो दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं। केशव चंद्र सेन, क्योंकि राजा राम मोहन राय कहाँ का रहने वाले थे? वेस्ट बंगाल। ठीक है, और केशव चंद्र सेन जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहीं पर उनकी मुलाकात जो है आत्माराम पांडु से होती है। ठीक है, आत्माराम आत्माराम पांडु से होती है उनकी मुलाकात। ऐसा माना जाता है कि आत्माराम पांडु जो है केशव चंद्र सेन की बातों से इतनी प्रभावित होते हैं कि आत्माराम पांडु जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो प्रार्थना समाज की तो स्थापना हो गई, लेकिन अब प्रार्थना समाज के कई उद्देश्य भी थे। तो उसके उद्देश्य को सफल बनाने में आपका महादेव गोविंद रानडे जो अतुल्य अपना योगदान देते हैं। महादेव गोविंद जो रानडे थे वो बंबई के जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी जो रहन सहन की जो तौर तरीका जो था अत्यंत सिंपल था। यही कारण था कि आम जनता उनसे अत्यंत प्रभावित होती थी, उनके बातों से अत्यंत प्रभावित होती थी। महादेव गोविंद रानडे को आपका महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। क्यों सुकरात कहा जाता था? जैसे कि सुकरात आप जानते हैं, सुकरात कौन थे? एक दार्शनिक थे। वो आम जनता को इस तरह समझाते थे जिससे कि आम जनता उनकी बातों को बड़ी आसानी से समझ जाती थी। यानी बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करते थे और उदाहरण के साथ समझाते थे। और उदाहरण कहीं इधर उधर से नहीं, बल्कि अपने समाज की इर्द गिर्द का उदाहरण लेते थे, यानी आसपास का उदाहरण लेते थे। आम जनता को समझने में अत्यंत सहज होती थी। उसी तरह से महादेव गोविंद रानडे जो थे, पेशे से वकील तो थे ही, तो ये भी जब आम जनता को समझाते हैं, यानी प्रार्थना समाज के जो उद्देश्य को समझाते हैं, तो काफी उदाहरण देकर समझाते हैं, सिंपल भाषा में समझाते हैं, जिससे आम जनता इन्हें काफी, इनकी बातों से काफी प्रभावित होती है। यही कारण है कि इन्हें महादेव गोविंद रानडे को आपका महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इनके माना जाता है कि महादेव जो गोविंद रानडे के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, इनके महादेव गोविंद रानडे का पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, परीक्षा में यहां से पूछा जाता है कि गोविंद रानडे का, महादेव गोविंद रानडे का
राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्णा गोखले थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार का अग्रदूत भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे का क्या कहा जाता है? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो देखिए महादेव गोविंद रानडे जो है, जैसे कि आप जानते हैं पटना समाज ऑलरेडी बन चुका था। तो पटना समाज को उद्देश्य को सफल करने में कई संस्था का गठन करते हैं। जैसे कि उन दिनों में विधवा का पुनः विवाह हो, इसके लिए समाज कोई मान्यता नहीं देती थी, यानी विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यदि विधवा कोई औरत पुनः विवाह करना चाहे तो समाज उसे अच्छी नजर से नहीं देखती थी। परंतु आपका महादेव गोविंद रानडे जो थे, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, यानी विधवा विवाह संस्था की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1891 ईस्वी में विधवा विवाह संस्था की स्थापना करते हैं 1891 ईस्वी में। इसका मूल उद्देश्य ये था कि विधवा को पुनः विवाह के लिए प्रेरित किया जाए, आम जनता को समझाया जाए कि यदि कोई विधवा शादी करना चाहती है, धर्म की नजर से या हमारे संस्कृति नजर से देखा जाए तो कहीं से भी कोई बुराई नहीं है इसमें, यानी उसे छूट मिलनी चाहिए। तो ऐसे इनके उद्देश्य, विधवा जो पुनः विवाह के जो उद्देश्य था, इसके उद्देश्य को सफल बनाने में महादेव गोविंद रानडे जो है अहम भूमिका निभाते हैं। साथ में देखिए ये जो है महर्षि घोड़े केशव कर्वे जो थे, ये खुद अपना जो विवाह जो है एक विधवा से किए थे। ऐसा माना जाता है महादेव गोविंद जो कर्वे जो थे, ये गौरबाई से आपका विवाह किए थे। आपका 1893 ईस्वी में गौरबाई से महर्षि घोड़ो केशव कर्वे जो है, गौरबाई से 1893 ईस्वी में क्या किए थे? एक विधवा औरत से विवाह किए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए कि विधवा को पुनः विवाह के लिए ये जो महान आत्मा जो थे महादेव गोविंद रानडे या कर्वे साहब, ये दोनों क्या करते थे? आम युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे थे कि आप विधवा से विवाह कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी बुराई नहीं है, धर्म की नजर से भी नहीं है, ना ही संस्कृति नजर से है। दूसरी तरफ देखा जाए कि महादेव गोविंद रानडे जो थे, उन्होंने अनाथ आश्रम की भी स्थापना करते हैं, जिसमें बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उन्हें वहां पालन पोषण किया जाता था, उन्हें वहां पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, पढ़ा लिखा कर समाज के मूल धारा के साथ उन्हें जोड़ा जाता था। अब देखिए पटना समाज के कई उद्देश्य भी थे, तो उसमें से देखा जाए कई उद्देश्यों में से कि जैसे था विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहित दिया जाए। दूसरी नंबर था विवाह के लिए जो आयु जो है उसमें बढ़ोतरी किया जाए, यानी बाल विवाह ना हो। विवाह के लिए जब आयु की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है बाल विवाह नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों में बाल विवाह होता था। जाति प्रथा दिमक की तरह था सोसाइटी में, तो जाति प्रथा को समाप्त करना था और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी स्त्री अगर शिक्षित हो जाती है तो जाहिर सी बात है विधवा विवाह नहीं होगा, विधवा विवाह होगा, यानी वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। स्त्री यदि शिक्षित हो जाती है तो बाल्य विवाह नहीं होगा, क्योंकि वो शादी से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ देखा जाए कि ऐसे स्त्री जो थी जिसे समाज में दबाया गया था, या ऐसे जाति के
ऐसे जाति के जो लोग थे जो कि आर्थिक रूप से उतने अच्छे नहीं थे, वो दिन में क्या करते थे, मजदूरी करते थे। अपने परिवार की लालन पालन करने के लिए उन्हें मजदूरी करना पड़ता था, और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु आर्थिक अवस्था खराब होने की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो ऐसे जो समाज के दबे कुचले जो लोग थे, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए रात्रि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, यानी रात में पढ़ाई होती थी। ठीक है। अब समय आता है आपका 1884 ईस्वी में, आपका केशव चंद्र सेन का देहांत हो जाता है। यदि केशव चंद्र सेन की जन्म देखा जाए तो आपका केशव चंद्र सेन की जो जन्म होता है आपका 1833 ईस्वी में केशव चंद्र सेन का जन्म होता है, 1833 ईस्वी में, और 1884 ईस्वी में देहांत हो जाता है। तो इनके देहांत के पश्चात 1884 ईस्वी में जब केशव चंद्र सेन का देहांत हो जाता है, तो इनके देहांत के पश्चात ही महादेव गोविंद रानडे जो है आपका पटना समाज के उद्देश्य को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि केशव चंद्र सेन का जब देहांत हो जाता है तो उन दिनों के जो ब्रिटिश एक राइटर थे जिनका नाम था मैक्स मुलर, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्स मुलर जो ब्रिटिश एक राइटर थे, ये कहते हैं कि भारतवर्ष अपना एक श्रेष्ठ पुत्र को खो दिया। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा था केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर कि भारतवर्ष अपना एक श्रेष्ठ पुत्र को खो दिया, तो वो थे मैक्स मुलर। देखिए 1884 ईस्वी में ही आपका केशव चंद्र सेन की मृत्यु के पश्चात महादेव गोविंद रानडे जो है दक्कन शिक्षा सभा का स्थापना करते हैं। क्या? दक्कन शिक्षा सभा का आयोजन करते हैं। कब करते हैं? 1884 ईस्वी में। तो इस हिसाब से देखा जाए पूरे दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद का क्या हो रहा था, उन दिनों में उदय हो रहा था। तो उन दिनों में देखा जाए ऐसे जो महापुरुष जो थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, इन लोगों का अतुल्य योगदान रहा है भारत में कुप्रथा या स्त्री शिक्षा या बाल विवाह की रोक में या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने में या सती प्रथा को रोकने में। तो आशा करता हूं आपको जो टॉपिक्स जो है आज का समझ में आया होगा, और आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।